नमस्कार। चलिए, आज एक बहुत लंबी, एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनते हैं। ये कहानी है भारतीय कृषि की, पूरे 11,000 साल पुरानी। सोचिए, एक ऐसा सफर जिसमें जबरदस्त ऊंचाइयां हैं, फिर एक गहरा पतन है और उसके बाद एक कमाल की वापसी। 25%, सिर्फ एक नंबर लगता है ना? लेकिन ये कोई मामूली नंबर नहीं है। देखिए, साल 1750 तक दुनिया के कुल इंडस्ट्रियल आउटपुट का इतना बड़ा हिस्सा, मतलब एक चौथाई सिर्फ भारत का था। और इसकी जड़ें, इसकी असली ताकत हमारी कृषि यानी खेतीबाड़ी से आती थी। और ये बात सिर्फ आंकड़ों में नहीं है। ये देखिए, कहा जाता है कि प्राचीन और मध्ययुगीन दुनिया में भारत की अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी थी। इतनी बड़ी कि दुनिया की एक तिहाई से लेकर एक चौथाई दौलत पर हमारा कंट्रोल था। यही है हमारी कहानी का पहला पड़ाव, वो दौर जब भारत का टंका बजता था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर भारत ये आर्थिक महाशक्ति बना कैसे? इसकी नींव कहाँ रखी गई? जवाब है, हजारों साल पहले हमारे खेतों में, कृषि में हुए इनोवेशन से। तो चलिए, कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं और देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। यह हमें बताती है कि हमारी कृषि की जड़ें कितनी गहरी हैं। सोचिए, 9,000 ईसा पूर्व, मतलब आज से लगभग 11,000 साल पहले गेहूं और जौ की पहली खेती शुरू हुई। फिर हजारों साल बाद 4500 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी में सिंचाई के सिस्टम बन गए और 2500 ईसा पूर्व तक तो जानवरों से चलने वाले हल भी इस्तेमाल होने लगे थे। और ये देखिए, पहली सदी में बना कल्ला नाई बांध, दुनिया के सबसे पुराने वाटर रेगुलेशन स्ट्रक्चर्स में से एक। मतलब इनोवेशन तो हमेशा से हमारे डीएनए में रहा है। इंसानी दिमाग तो कमाल कर ही रहा था, पर कुदरत ने भी हमारा भरपूर साथ दिया। हमारे पास एक ऐसी चीज थी जो दुनिया में बहुत कम जगहों पर है, दोहरा मानसून। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि किसान एक ही साल में दो दो फसलें ले सकते थे। अब सोचिए, जब पैदावार दोगुनी होगी तो जाहिर है देश कितना खुशहाल होगा। और इसी वजह से सदियों तक हमारा व्यापार फलता फूलता रहा। लेकिन हर अच्छी कहानी में एक मोड़ आता है, और हमारी कहानी में भी एक बहुत बड़ा, एक बहुत नाटकीय मोड़ आया। यहां से शुरू होता है दूसरा दौर, पतन का दौर, जब औपनिवेशिक शासन ने भारत की तकदीर पर एक गहरी चोट की। ये आंकड़े देखिए, ये अपने आप में पूरी कहानी कह देते हैं। साल 1700 में दुनिया की जीडीपी में भारत का हिस्सा था 24.4%, मतलब लगभग एक चौथाई। और 1950 आते आते ये सिमट कर रह गया सिर्फ 4.2%। ये गिरावट कितनी बड़ी थी, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। और ये उस दौर की कहानी है जब हम ब्रिटिश शासन के अधीन थे। और जब पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा रही थी तो उसका सबसे बुरा असर किस पर पड़ेगा? जाहिर है, कृषि पर। हालत ये हो गई कि 1891 से लेकर 1946 तक, मतलब 50 साल से भी ज्यादा, हमारे देश में अनाज का उत्पादन बढ़ा ही नहीं, एक जगह पर रुक गया। इससे देश में एक बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया। लेकिन कहते हैं ना, हर रात के बाद सुबह होती है। अब शुरू होता है कहानी का तीसरा और सबसे अहम अध्याय, पुनर्जन्म का। आजाद भारत के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी, अपने लोगों का पेट भरना। और इस चुनौती से निपटने के लिए जो पहला बड़ा कदम उठाया गया, वो था पंचवर्षीय योजनाओं का युग। ये शब्द उस समय की हालत को बिल्कुल साफ साफ बयां करते हैं। देखिए, जब पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई तो हमारी कृषि की हालत बहुत ही खराब थी, दयनीय। हम अपने लोगों के लिए अनाज तक नहीं उगा पा रहे थे और हमें दूसरे देशों से आयात करना पड़ रहा था। मतलब ये लड़ाई सिर्फ विकास की नहीं थी, ये देश के वजूद की लड़ाई थी। हाँ, ये सफर आसान बिल्कुल नहीं था। इसमें बहुत उतार चढ़ाव आए। जैसे कि तीसरी पंचवर्षीय योजना जो 1961 से 66 तक चली, वो एक तरह से फेल ही हो गई। लक्ष्य था 100 मिलियन टन अनाज का और हम पहुंचे सिर्फ 72 पर। लेकिन हमने हार नहीं मानी, सीखते रहे, बदलते रहे। और नतीजा, छठी योजना तक आते आते, जो 1980 से 85 तक चली, हमने 154 मिलियन टन के लक्ष्य के करीब 146 मिलियन टन तक उत्पादन कर लिया। इसे एक बहुत बड़ी कामयाबी माना गया। और इसी कामयाबी की नींव पर पुनर्जन्म का अगला फेज शुरू हुआ, एक ऐसा दौर जिसे हम कहते हैं भारत की इंद्रधनुष क्रांति। ये सिर्फ एक सुंदर सा नाम नहीं है, बल्कि ये उन अलग अलग क्रांतियों की एक सीरीज थी जिन्होंने मिलकर भारत की कृषि की पूरी तस्वीर ही बदल दी। तो इस इंद्रधनुष में कौन कौन से रंग थे? सबसे पहले हरित क्रांति,
जिसने हमारे अनाज के भंडार भर दिए। फिर आई श्वेत क्रांति, दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए। नीली क्रांति, जिसने मछली पालन को बढ़ाया। और पीली क्रांति, जिसका फोकस था तेल वाले बीजों यानी तिलहन पर। इन सब ने मिलकर ही भारत की सफलता की नई कहानी लिखी। इन सब में से शायद सबसे ज्यादा जानी पहचानी है हरित क्रांति। ये वो क्रांति थी जिसने गेहूं और चावल जैसी हमारी मुख्य फसलों की पैदावार में जबरदस्त इजाफा किया। नए किस्म के बीज, नई तकनीक, इन सब ने मिलकर भुखमरी और अकाल के उस दौर को हमेशा के लिए खत्म कर दिया और भारत को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बना दिया। फिर आती है श्वेत क्रांति, और इसकी कहानी भी कुछ कम कमाल की नहीं है। 1970 से पहले एक जमाना था जब देश में दूध की बहुत कमी रहती थी, हमें बाहर से मंगाना पड़ता था। और फिर आया ऑपरेशन फ्लड। अमूल जैसे सहकारी मॉडल ने पूरे देश को एक साथ जोड़ा, और नतीजा, आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है। तो उस दौर से निकलकर अब हम आज के समय में आ पहुंचे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि हमने बहुत बड़ी बड़ी सफलताएं हासिल की हैं, लेकिन आज इस आधुनिक दौर में हमारी खेती के सामने कुछ नई और काफी जटिल चुनौतियां भी खड़ी हैं। आज की हमारी कामयाबियों को देखें तो सच में हैरानी होती है। फल, सब्जियां, दूध, मसाले, कपास, गेहूं, चावल, आप नाम लीजिए और हम दुनिया के टॉप 2 उत्पादकों में से एक हैं। 1990 के दशक के बाद से हमारा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट भी काफी तेजी से बढ़ा है। और तो और 2007 के आंकड़ों के हिसाब से देश की आधी से ज्यादा आबादी को रोजगार भी इसी सेक्टर से मिलता था। लेकिन जैसा मैंने कहा, इस सफलता के साथ कुछ बड़ी चुनौतियां भी उभरी हैं। मिसाल के तौर पर जमीन के नीचे पानी का स्तर खतरनाक रूप से नीचे जा रहा है। पंजाब में तो ये हर साल करीब 1 मीटर गिर रहा है। दूसरा, दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले हमारी उत्पादकता यानी प्रति एकड़ पैदावार अभी भी कम है। छोटे छोटे खेत और केमिकल खाद और कीटनाशकों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल भी बड़ी समस्याएं हैं। यही आज की सबसे बड़ी दुविधा है। तो 11,000 साल का ये लंबा सफर तय करने के बाद अब सवाल ये है कि भारतीय कृषि की कहानी का अगला अध्याय क्या होगा? क्या हम भविष्य में सस्टेनेबल तरीकों को अपनाएंगे या फिर नई टेक्नोलॉजी पर और ज्यादा निर्भर होंगे? इस कहानी का अगला पन्ना अभी लिखा जाना बाकी है।